ये स्ट्रेटेजी अपनाने के बजाय आप भारतीय जनता पार्टी जैसी कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में एक बॉल थमा देते हैं कि अब आप इससे खेलिए, और वो खेलते हैं और कामयाब हो जाते हैं। मुसलमान क्यों पहले से पहले खड़े होके कह देते हैं कि हम नहीं मानेंगे? और चूंकि मुसलमानों ने हमेशा ये कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे, इसलिए एक मुद्दा बनता है कि मुसलमान चूंकि कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, और हिंदुओं के लिए तो पहले से एक हिंदू कोड बिल मौजूद है। 1950 में 54 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एक यूनिफाइड हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया था। सारे हिंदू उसके मुखालिफ थे कि आप एक ब्लैंकेट बैन लगाइए गाय के ज़बीहा के ऊपर, और पार्लियामेंट में बिल पेश कीजिए और पार्लियामेंट से पास करवाइए कि पूरे मुल्क में गाय के ज़बीहा पे पाबंदी हो। वो नहीं कर सकते, इसलिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो वोट मिलता है वो वोट मिलना बंद हो जाएगा। किरण रिजिजू जो साहब जिनका आपने अभी जिक्र फरमाया, वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, वो खुल के कहते हैं कि मैं गाय खाता हूं, और वो वहां वादा करते हैं नागालैंड में खड़े होके, मिजोरम में खड़े होके, मेघालय में खड़े होके, त्रिपुरा में खड़े होके कि हम गाय पे कभी भी पाबंदी नहीं लगाएंगे, गाय के जरिए वहां वादा करते हैं। और नॉर्थ इंडिया की बाकी स्टेट्स में, यूपी में और बिहार में और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कहते हैं कि गाय पे हम पाबंदी लगाएंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आप रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ ताज़ा खबरों के बारे में चर्चा करते हैं, ताकि उन खबरों की तह तक पहुंचा जा सके और गहराई से मालूमात हासिल हो सके। क्या कुछ है जो कुछ हमें नहीं बताया जा रहा है। आज एक बार फिर हम डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से मुलाकात कर रहे हैं, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। उससे पहले एसडीपीआई से भी एक ताल्लुक रहा है और एक लंबे वक्त से सोशल एक्टिविस्ट और काफी एक्टिव हैं, और खास तौर पर माइनॉरिटीज के इश्यूज में, मुस्लिम इश्यूज पर खास तौर पर आपने बहुत से उनको टेलीविजन चैनल्स के प्रोग्राम्स में भी देखा होगा। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हिमाचल प्रदेश का मैनिफेस्टो आया है, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाने का वादा किया गया है। इससे पहले वो उत्तराखंड में भी कमेटी बना चुके हैं, गुजरात में भी ये वादा कर चुके हैं कि अगर हम जीतेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाएंगे। अब हिमाचल प्रदेश में भी, यानी तीसरे राज्य में, अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के बगैर स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर सकती है? क्या अलग अलग स्टेजेस पर इस इशू को इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? क्या कुछ है? मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बहुत से तरीके अपनाए जा चुके हैं। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे नींबू को आखिरी स्टेज में निचोड़ा जाता है एक दो कतरे निकालने के लिए। ऐसी ही कुछ हालत मुसलमानों के इश्यूज पर वोट लेने की हो चुकी है। इससे पहले कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तकर्रुरी है, जजेस का अपॉइंटमेंट है, उस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में कहीं जजों की तकर्रुरी नहीं करते, अपॉइंटमेंट नहीं करते, यहाँ भी सरकार को ऐसा करना चाहिए। इससे पहले उन्होंने एक जुडिशियल एक्ट लाए थे वो, जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उस पर क्या कुछ है? उसके अलावा तेलंगाना और झारखंड के चीफ मिनिस्टर्स ने भी बहुत खुल करके बयानात देने शुरू किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। इन सब इश्यूज पर बात करेंगे। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस्तेमाल का क्या कोई सीजन आ गया? क्या इसमें आपको नेक नियति लगती है? क्या हिंदुओं को एक बार फिर कोई धोखा देने की कोशिश है, या क्या कुछ है? क्या वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहीं कोई एक डॉक्यूमेंट भी कभी पेश किया है कि आखिर वो उसमें क्या कुछ होगा? आप इसको किस तरह से देख? देखिए, पहली बात तो ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुओं और मुसलमानों का तो इशू ही नहीं है, ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है।
इस मुल्क में मज़ाहिब, ज़ात, बिरादरियाँ, कबीले इतने सारे हैं, हज़ारों हैं, यानी मिनिमम 3000 हैं जो ज़ात, बिरादरियाँ, कबीले और द रिलीजियस एंटिटीज़ हैं और सबके बहुत सारे अपने शादी-ब्याह के, विरासत के कवानीन अलग-अलग हैं। सिखों का, जैनों का, ईसाइयों का, बौद्धिस्ट का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, ये सब अलग-अलग है। इसके लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड ना तो फंडामेंटल राइट है, ना स्टेट की ड्यूटी है, बल्कि दस्तूर में शुरू में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स यानी मशवरे के तौर पर 10-15 चीज़ें रखी गई हैं। उनको हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। उनमें से एक आर्टिकल 44 है, जिसका मतलब जो ये कहता है कि रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बिलाखिर ये जद्दोजहद करे कि आखिरकार मुल्क के तमाम तबक़ात एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड इख्तियार करने पे आमादा हो जाएँ। एग्ज़ैक्टली यही वर्ड है कि जी, स्टेट कोशिश करती रहे कि बिलाखिर तमाम तबक़ात मुल्क के एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड इख्तियार करने पे आमादा हो जाएँ। तो ये कोशिश करना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ज़िम्मेदारी है। अब 75 साल हो गए, उस 75 साल में उस यूनिफ़ॉर्म का कोड का क्या ब्लूप्रिंट होगा, ये आज तक किसी सरकार ने भी नहीं दिया। चाहे वो कांग्रेस की हो या और दूसरी पार्टियों की आई या बीजेपी की हो। जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, इन्होंने 1990 में जो डॉक्यूमेंट दिया था, उसमें तब से लेके आज तक 30 साल में स्टेट हो या सेंटर के इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहा है कि वो मुल्क में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड नाफ़िज़ करेगी। तब से अब तक मुख्तलिफ रियासतों में सरकार रही, वाजपेयी जी की सरकार आई थी 1996 में और वो 2004 तक रहे, इतने लंबे अरसे और उस वक़्त उन्होंने कहा कि हमारे पास क्लियर मैंडेट नहीं है, एनडीए की सरकार है, इसलिए हम यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर अब कोई बात नहीं करेंगे। 2014 में मोदी जी की सरकार पूरे बहुमत के साथ आई और आज भी वो 2019 में भी उससे ज़्यादा अक्सरियत के साथ वो आई। लेकिन कोई यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट इन्होंने नहीं दिया। स्टेट्स में यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, दूसरा टर्म चल रहा है, उसमें उन्होंने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की कोई बात नहीं की। असम में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ उन्होंने कोई यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की। त्रिपुरा में, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में ट्राइबल्स रहते हैं, अलग-अलग कवानीन हैं, वहाँ उन्होंने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की। मेघालय में, जहाँ पर औरतें मर्दों से शादी करके ब्याह के मर्द को घर लाती हैं और वो पूरी मैट्रियार्कल सोसाइटी है, उनके रस्म-ओ-रिवाज ही सारे के सारे अलग हैं, वहाँ भी बीजेपी की समर्थित सरकार है, वहाँ भी कोई बात नहीं करी। कर्नाटक में इतने अरसे सरकार चलाई, वहाँ भी कोई बात नहीं करी। तो अब वो मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी में हलफनामा दाखिल करके सरकार ने कहा हाल ही में अभी 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा डाल के कहा कि सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का कोई इरादा नहीं है। हुँ, क्लियरली एफिडेविट में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का सरकार का कोई इरादा भी नहीं है और कोर्ट से भी कहा कि कोर्ट का इख्तियार नहीं है कि वो इस सिलसिले में पार्लियामेंट को कोई भी मशवरा दे सके या कोई गाइडलाइन पार्लियामेंट के लिए जारी करे, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है। इसके बाद भी उत्तराखंड में पहली बार इन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएँगे, वहाँ इलेक्शन जीता और जीतने के बाद एक कमेटी बना दी। अब 1 साल होने को आ रहा है, उस कमेटी की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, वो क्या होगा, क्या नहीं होगा। गुजरात में इलेक्शन अनाउंस होने से फ़ौरन पहले आपने एक कमेटी बना दी कि साहब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाएगी। अब वो कब बनाएगी, जीतेंगे, हारेंगे, क्या होगा, सब बात की बात है। लेकिन इलेक्शन से के डेट अनाउंस होने से 1 हफ्ता पहले ये अनाउंसमेंट किया और हिमाचल में, जहाँ तो मुसलमान रहते ही नहीं हैं, हिमाचल में हार्डली 2% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर किसको पोलराइज़ किया जाना है? सत्ता हाथ से जा रही है हिमाचल में, ऐसा लग रहा है। तो हिंदू कार्ड खेलने की, हिंदुत्व का कार्ड खेलने की एक कोशिश गुजरात में भी हो रही है, वहाँ से भी रेत की तरह फिसल रहा है इक़्तिदार बीजेपी के हाथ से, तो यूनिफ़ॉर्म से। तो मेरा कहना ये है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड एक दस्तूरी एक ज़िम्मेदारी है
सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट की नहीं है। मरकजी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लाए, उस पे बहस करवाए पूरे मुल्क में, और अगर मुल्क राजी हो जाए तो उसको अडॉप्ट करे। ये मुसलमानों का तो इशू ही नहीं है और हिंदुओं का भी इशू नहीं है। लेकिन ये सरकार कोई ड्राफ्ट लाने की बजाय, मैं कहता हूं जो देश के इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको इलेक्शन इशू नहीं बनाया जाना चाहिए, और बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू हैं उन्हें वो इलेक्शन का इशू बना के इलेक्शन लड़के और फिर भूल जाती है। मसलन गाय का मसला है कि हम तो कह रहे हैं कि आप एक ब्लैंकेट बैन लगाइए गाय के ज़बीहा के ऊपर, और पार्लियामेंट में बिल पेश कीजिए और पार्लियामेंट से पास करवाइए कि पूरे मुल्क में गाय के ज़बीहा पे पाबंदी हो। वो नहीं कर सकते, इसलिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो वोट मिलता है वो वोट मिलना बंद हो जाएगा। किरण रिजिजू जो साहब जिनका आपने अभी जिक्र फरमाया, वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, वो खुल के कहते हैं कि मैं गाय खाता हूं, और वो वहां वादा करते हैं नागालैंड में खड़े होके, मिजोरम में खड़े होके, मेघालय में खड़े होके, त्रिपुरा में खड़े होके कि हम गाय पे कभी भी पाबंदी नहीं लगाएंगे, गाय के जरिए वहां वादा करते हैं। और नॉर्थ इंडिया की बाकी स्टेट्स में, यूपी में और बिहार में और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कहते हैं कि गाय पे हम पाबंदी लगाएंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल, यही बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2021 में थी, तो इन्होंने वहां के लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट बना के दिया पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कि 2 बच्चों से ज्यादा वालों को वोटिंग राइट नहीं हो, और क्या-क्या चीजें रिजेक्ट कर दिया यही बीजेपी की सरकार ने। और पार्लियामेंट में बिल पेश करते हैं तो प्राइवेट मेंबर बिल आता है, आरएसएस के एक मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से 2 मर्तबा वो बिल डालता है और सरकार उसे रिजेक्ट कर देती है, और फिर कहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। बिल्कुल यही हाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। मैं तो ये जो जो कौमी इंपॉर्टेंस की चीजें हैं उनके में खेलना नहीं चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए इलेक्शन के नाम पर। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों के जज्बात को उभार के वोट लेना चाहती है। कहीं भी ऐसे किसी इशू पे वो नॉन सीरियस है और वो ऐसा कर नहीं सकती, उसके अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं है, उसका मैंडेट भी नहीं है। 2018 में आखिरी बार इस सिलसिले में कह दूं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने रिकमेंडेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक सवालनामा, आपको याद होगा, एक सवालनामा जारी किया था बहुत डिटेल्ड, उसमें तमाम मुल्क से उन्होंने तजावीज मांगी थी। उस सवालनामे के बाद रिकमेंडेशन उनका ये था कि मुख्तलिफ मजाहिब और जातों के जो पर्सनल लॉ हैं उनका कोडिफिकेशन करना चाहिए हुकूमत को, और यूनिफॉर्म सिविल कोड से काम नहीं चलेगा। दैट उनका जुमला ये था कि नीदर डिजायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा। और इन्होंने 2018 के बाद 2020 में वो लॉ कमीशन डिसॉल्व किया, दूसरा लॉ कमीशन बनाया, आज तक उसका चेयरमैन नहीं बनाया, और उससे फर्दर इंक्वायरीज की उन्होंने यूसीसी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसका कोई जवाब नहीं आया। तो ये सिर्फ एक इलेक्शन गिमिक है जिसका देश के असल जमीनी जो मामलात हैं और इश्यूज हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जज्बात को भड़काने की एक मसनूई कोशिश है। अच्छा, पहले मैं इसी पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा कि आपने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि सब लोग अगर तैयार हो जाएं तो फिर ऐसा कानून लाया जाए, तो फिर इस इशू को हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, इसके लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कैसे शुरू हुआ ये? किस तरह से हिंदुओं को इस इशू पर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक सजेशन था, जरूरत थी, या बताया गया था कि सरकार, किसी की भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, तो ये तो एक जिम्मेदारी बताई गई थी। इसमें ना तो हिंदू राष्ट्र का कोई इशारा, ना हिंदुत्व की कोई बात। इसे हिंदुत्व के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाने लगा? क्या हुआ ये? उसकी वजह सिर्फ ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम आते ही मुसलमानों की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो जाती हैं फौरन कि साहब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। मैं समझता हूं कि हिकमत अमली के तकाजों के एतबार से ये बात बिल्कुल गलत है। हम क्यों खड़े होके कहें कि हम नहीं मानेंगे? सिख खड़े होके कहें कि हम नहीं मानेंगे, ईसाई खड़े होके कहें कि हम नहीं मानेंगे। वो ट्राइबल जिनकी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेघालय वगैरह के जो गारो ट्राइब है, उनका नाम गारो है उस ट्राइब का, वो खड़े होके कहें कि हम नहीं मानेंगे। 3000 एंटिटीज हैं
वो खड़े होके कहें कि हम नहीं मानेंगे। मुसलमान क्यों पहले से पहले खड़े होके कह देते हैं कि हम नहीं मानेंगे? और चूंकि मुसलमानों ने हमेशा ये कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे, इसलिए एक मुद्दा बनता है कि मुसलमान चूंकि कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, और हिंदुओं के लिए तो पहले से एक हिंदू कोड बिल मौजूद है। 1950 में 54 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एक यूनिफाइड हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया था। सारे हिंदू उसके मुखालिफ थे। 5 साल लगे नेहरू जी को राजी करने पे लोगों को कि वो हिंदू कोड बिल को अडॉप्ट कर लें, तब कहीं जाके हुआ। तो मैं ये कहता हूं आमतौर पे यूसीसी की बहस में कि अगर जवाहरलाल नेहरू एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में हिंदू कोड बिल ला सकते हैं, आजकल कहा जाता है ना टेलीविजन पे, देश शरिया से देश नहीं चलेगा, शरिया से देश नहीं चलेगा। अरे भाई, शरिया से देश नहीं चलेगा, हिंदू कोड बिल फिर आप सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्यों लाए? हिंदुओं के लिए लाए ना, उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है। इसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन करने की जिम्मेदारी मुसलमानों की अपनी भी थी, मुसलमानों की तंजीमों की थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस सिलसिले में दावेदार है। सैयद शहाबुद्दीन साहब कहते कहते उनका इंतकाल हो गया। 40 साल वो कहते रहे कि कोडिफिकेशन कीजिए मुस्लिम लॉ का, वो उन्होंने नहीं किया। तो अगर उन्होंने नहीं किया, तो जिस तरह हिंदू कोड बिल नेहरू जी की सरकार लाई थी, मुस्लिम कोड बिल नेहरू जी की वही सरकार क्यों नहीं लाई कोडिफिकेशन के लिए? इसी तरह और मज़ाहिब के लिए उनके पर्सनल लॉज का कोडिफिकेशन इन्हीं सरकारों ने क्यों नहीं किया? आज भी लॉ कमीशन यही कह रहा है कि कोडिफाई कीजिए मुस्लिम तमाम पर्सनल लॉज को, और वही हल है, और उसको हम भी कह रहे हैं। तो हमारा ये कहना बार-बार, और पर्सनल लॉ बोर्ड का तो फौरन बयान आ जाता है, अगले ही दिन बयान आ जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कि साहब हम नहीं मानेंगे इसको। तो इसलिए हिंदुओं के लिए ये अट्रैक्टिव हो जाता है कि चूंकि मुसलमान मना कर रहे हैं, इसलिए हम वो हिंदू इस पे यूनाइट हो सकता है। हालांकि इसका ना हिंदू राज से कोई ताल्लुक है, ना हिंदू मजहब से कोई ताल्लुक है। उनके लिए एक कोड भी एक हिंदू कोड बिल बन चुका है, तो उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो पूरे देश का है। तो हमको कहना यही चाहिए कि भाई जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है, जिम्मेदारी सरकार की है कि वो एक ब्लूप्रिंट दे कि यूसीसी क्या हो सकता है। एक ड्राफ्ट पेश करे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ये प्रोविजंस होंगे, उस पर पूरा मुल्क बहस करेगा, हर मजहब के लोग बहस करेंगे, हर जात बिरादरी के, हर तबके, हर कबीले के लोग उस पे बहस करेंगे, उसमें से अमेंडमेंट्स करेंगे कि ये तो होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद वो हो तो अकेले जब हम ये कहते हैं, मुसलमानों की तरफ से जोर से कहा जाता है कि हम नहीं माने, भाई किसे नहीं मानेंगे आप? किस चीज को नहीं मानेंगे? यूसीसी का कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, कोई उसका ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट नहीं है, तो आप किसे कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे? जस्ट एक लफ्ज यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिर्फ इसको नहीं मानेंगे या उस ड्राफ्ट को नहीं मानेंगे जो जो आ सकता है या जो आना चाहिए। तो जब तक वो ड्राफ्ट ना आ जाए, हमें यही कहना चाहिए कि भाई ड्राफ्ट लाइए, पूरा मुल्क बहस करेगा, हम भी करेंगे, हम मुल्क से अलग थोड़े ही हैं। अच्छा, तो आपने शुरू ये में आप स्ट्रेटेजी अपनाने के बजाय आप भारतीय जनता पार्टी जैसी कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में एक बॉल थमा देते हैं कि अब आप इससे खेलिए, और वो खेलते हैं और कामयाब हो जाते हैं। तो ये खेलते हैं, कामयाब हो जाते हैं। अब ये बताइए, आपने बिल्कुल शुरू में कहा कि कॉमन सिविल कोड ना हिंदुओं के लिए मसला है, ना मुसलमानों के लिए। उसको थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई कीजिए कि क्यों किसी के लिए मसला नहीं है, इन दोनों के लिए, ख़ास तौर पे जो मेजर कम्युनिटीज़ हैं? देखिए, हिंदुओं के लिए जो हिंदुओं की मुख्तलिफ मान्यताएं थीं, जैसे जहेज का मसला था, विरासत का मसला था, तो नॉर्थ इंडिया में उनके अलग उनके मामलात हैं, साउथ इंडिया में अलग हैं, ईस्ट में अलग हैं। कोई ये जो हिंदू जिसको अब ये कहते हैं कि वे ऑफ लाइफ लाइफ नहीं है, चलिए हम उसको लफ्ज बदल के कहते हैं सनातन धर्म। तो सनातन धर्म का कोई एक उसूल नहीं है इस्लाम की तरह। जैसे इस्लाम में शादी का एक तरीका है, मेहर का एक तरीका है, निकाह का एक तरीका है, तलाक के लिए कुरान शरीफ की हिदायत मौजूद हैं, वो सब मौजूद है। इसी तरीके से विरासत के बारे में तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं कि तरका कैसे तक़सीम होगा, लड़कों का क्या हिस्सा होगा, लड़कियों का क्या होगा, बीवी का क्या हिस्सा होगा। ये सारी चीज़ें इस्लाम में बहुत सराहत के साथ मौजूद हैं, और वो सारी दुनिया के लिए हैं। पॉलीगैमी भी उसी में आ जाती है, ताद्दुद अज़दवाज का मसला, तो वो सारी दुनिया में एक जैसे कुरान की रूह से है, तो वहाँ एप्लीकेबल है। लेकिन हिंदुओं में ये चीज़ यूनिफ़ॉर्म नहीं है।
तो एक बहुत बड़ा मसला था, उसके लिए उसको यूनिफाई करके, वो एक कोडिफिकेशन उसका करके और पार्लियामेंट से उसको मंजूर करवा लिया गया। और अब अदालतों में वही कानून माना जाता है जो पार्लियामेंट ने हिंदुओं के सिलसिले में पास कर रखा है। मुसलमानों का इश्यू इस सिलसिले में ये है कि हमारे यहाँ मसालिक हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं, लेकिन कुरान पर सब मुत्तफिक हैं। बहुत सारी अहादीस हैं जो मुत्तफिक हैं। तो हम भी एक मुश्तरका एक कानून बना के शिक वाइज यानी क्लॉज वाइज एक कानून मुसलमानों का भी होना चाहिए, विरासत के सिलसिले में, तलाक के सिलसिले में, निकाह के सिलसिले में, मेहर के सिलसिले में और पॉलीगैमी के सिलसिले में, खुला के सिलसिले में एक कानून वज़ा करना पड़ेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक क्लॉज वाइज एक है, इसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी क्लॉज वाइज एक कानून बनाना पड़ेगा और वो पार्लियामेंट में देना पड़ेगा। पार्लियामेंट उसको मंजूर करेगा, तो एक बार पार्लियामेंट उसको मंजूर कर लेगा तो तमाम अदालतें उसी मंजूर शुदा कवानीन के तहत फैसले करेंगी, तो काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मुसलमानों ने इस डायरेक्शन में कोई ज्यादा काम ही नहीं किया है। इस तरीके से क्लॉज वाइज कानून को तरतीब देने का काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कर लेना चाहिए था, लेकिन उनका ऐतराज ये है और जो बिल्कुल गलत है, मैं उसे नहीं मानता कि पर्सनल लॉ का पार्लियामेंट से हम पास नहीं करवाएंगे शरिया लॉ को। पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है शरिया लॉ पास करने का। ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसलिए है ये बात गलत कि हमारे हमारे अभी भी एक शरिया एक्ट 1937 मौजूद है, जो अंग्रेजों के ज़माने में बना था। उसके कई क्लॉज़ेज़ हैं जो विरासत के सिलसिले में हैं। वो 1939 में अमेंडमेंट हुआ उसमें और उसके बाद 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसी शरिया एक्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो अभी भी जो कुछ भी चलता है वो शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 एज़ अमेंडेड इन 1939 एज़ अडॉप्टेड 1951 उसके वो एक क्लॉज पार्लियामेंट में ही मौजूद है ना। तो हम एक्स्ट्रा जुडिशियल हम इस मुल्क में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम मानते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट बनाती है, सारे कवानीन बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ तैयार हम करेंगे, हमारी बॉडीज करेंगी, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे उलमा, हमारे लीगल ल्यूमिनरीज जो हैं वो बनाएंगे, वो पेश करेंगे पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट अपने से बना नहीं सकता उसको, हम बना के देंगे और वो उसको पास करेगा। अगर वो उसमें कोई गड़बड़ करता है तो उस पर फिर हम बहस करके उसमें अमेंडमेंट करवा सकते हैं। तो ये काम तो हमको आज से 50 साल पहले कर लेना चाहिए था। 50 साल में अगर हमने ये किया होता तो शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस ही स्मूथ से खत्म हो गई होती। लेकिन ये कहना कि चूंकि पार्लियामेंट इसको पास करेगा, हम पार्लियामेंट से शरिया कानून को पास नहीं करवाना चाहते, ये एक बिल्कुल ही एब्सर्ड सी बात है, जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में इसका कोई जवाज नहीं है। ये बात मुसलमानों को भी समझनी चाहिए, उलमा को भी समझनी चाहिए और लीडरशिप को भी समझनी चाहिए। यानी इस तरह से खुद मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन ने मौका दिया हुआ है बीजेपी को कि उसमें ये कहते रहें कि हिंदुस्तानी मुसलमान मुल्क के कानून को नहीं मानता, ये एक इमेज बनाई जाए और उसमें ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा उनकी मदद कर रही है। इसका मानिए नादानिस्ता तौर पर यह हुआ है कि ऐसा कहने से बार बार और कोडिफिकेशन को टालने से बीजेपी और उनके जितने भी पूरा बहुत बड़ा तबका आरएसएस का इस मुल्क में है, जो मुसलमानों को अपना मुखालिफ समझता है, इस्लाम को अपना मुखालिफ समझता है, उनके और उन्हीं के कंट्रोल में अभी मीडिया है। तो ये जो हम लफ्ज सुनते हैं कि शरिया से देश नहीं चलेगा, शरिया से अरबी कौन कह रहा है शरिया से देश चलेगा? देश तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक पार्ट जिस तरह हिंदू कोड बिल है, ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ भी होगा। तो ये सीधी सी बात है, ऐसे ही क्रिश्चियंस का भी होगा, ऐसे ही सिख्स का भी होगा, ऐसे ही और ट्राइबल्स का भी होगा। तो शरिया से तो देश नहीं चलेगा, हिंदू कोड बिल से भी देश नहीं चलेगा, सिख एंड क्रिश्चियन कोड बिल से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट करता है सब चीज को, ऑलरेडी अडॉप्टेड है शरिया एप्लीकेशन एक्ट। तो ये जो टूल है जो बीजेपी और आरएसएस जैसी जो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हाथों में एक हथियार थमा दिया है इस तरह की बातें करके। और मैं समझता हूं हमें बहुत ही समझदारी का सबूत देने का जमाना है। हम ये कहें, खुल के कहें, ड्राफ्ट लाइए, उस पे बहस करेंगे। और कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ की कोशिश अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं कर रहा
तो फिर जो दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ग्रुप बनाएं, शिया और अहले हदीस और देवबंदी और बरेलवी, सारे उलमा को इकट्ठा करें किसी जगह पर, और उसमें बेहतरीन जो कानूनी ज़हन हैं मुल्क में मुसलमानों के, उनको बिठाएं और उनके साथ बैठ के उसको एक मुतफ़क्का कोर्ट बिल बनाया जा सकता है। दें पार्लियामेंट को, जोर दें कि इसको पास करो। ये एक ये तरकीब हो सकती है। जी, जी, जी। तो ये देखिए, अभी तक की जो बातचीत है हमारी आपकी, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही क्लैरिटी के साथ आईं। एक तो ये कि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम नहीं लाने जा रहे हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स में वो इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। एक दूसरी बात जो आपने बताई वो ये कि गाय के बारे में पूरे मुल्क में कोई कानून नहीं बना रहे। गाय को ज़िबा ना किया जाए, उसको यानी ज़िबा ना किया जाए गोश्त के लिए। वो कानून बीजेपी नहीं ला रही, बहुत ही क्लैरिटी के साथ। बाकायदा उनके मिनिस्टर कहते हैं कि हम खाते हैं। तीसरी बात, पॉपुलेशन कंट्रोल जो एक इशू है, जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि 4 बीवियां और 70 बच्चे और कितने क्या-क्या कुछ कहा जाता है, उस पे भी बीजेपी कानून नहीं ला रही। तो यानी ये इशू जिंदा रखने का इंतजाम किया जाता है ताकि बार-बार इलेक्शंस इस्तेमाल करते रहें। ये भी क्लैरिटी आई इसमें कि खुद हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो काम करना चाहिए था, कानून का ड्राफ्ट बना करके सरकार को देते, ना तो इन्होंने ड्राफ्ट उन्हें दिया और ना ही सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का कभी ड्राफ्ट दिया। तो यह बिल्कुल एक तरह से आमने सामने इशारे करते रहो और खेल करते रहो और इलेक्शन जीतते हारते रहो। तो ये बहुत ही क्लैरिटी, हमारे दर्शकों को ये साफ होना चाहिए कि किस तरह से सरकारें इश्यूज को जिंदा रखती हैं और जो असल इश्यूज हैं, बेरोजगारी, भूख, और जितनी तकलीफें लोगों की हैं, एजुकेशन, हेल्थ, उस पर कभी बात ना हो। तो ये इन इश्यूज पर बहुत ही क्लैरिटी के साथ अब तक बात आ गई। अब मैं आना चाहता हूं, ये किरण रिजिजू जी ने जो कहा कि साहब जज सरकार को अपॉइंट करने चाहिए, ना कि जजों का ये काम हो कि वो अदालतों में जज अपनी पसंद से वो करें, जैसे कोलिजियम का सिस्टम है सुप्रीम। वो कई बार कह चुके हैं, वो ये भी कह चुके हैं, अब से पहले गुजरात में एक मीटिंग थी जिसमें कहा था कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को टीम के तौर पर काम करना चाहिए। यानी पहले चेक एंड बैलेंस के तौर पर होता था, ये 4 सतून जो बताए जाते थे जिसमें मीडिया भी था, अब मीडिया का नाम नहीं लिया जाता। अब वो टीम वर्क के तौर पर काम करें, यानी एक ही जगह से इंस्ट्रक्शन हो और उसके हिसाब से काम करें। अब आपको क्या लगता है कि ये, इसके मानी क्या है, कहां ले जाना चाहते हैं? देखिए, जो मौजूदा सरकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके इनसिक्योरिटी का शिकार रही है हमेशा। इसकी मेंटर है आरएसएस, जो ये सरकार चलाती है, और आरएसएस ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कभी भी तस्लीम नहीं किया। ये बुनियादी बात हमको जाननी चाहिए कि आरएसएस ने अभी, मतलब शुरू के 58 साल तक ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडमिट किया, ना ट्राई कलर हमारे तिरंगे को बहैसियत झंडा तस्लीम किया, और ना ही हमारे राष्ट्रीय गान को उन्होंने कभी तस्लीम किया। इन 3 चीज़ों को आरएसएस ने कभी तस्लीम नहीं किया, और आज वही सरकार में बैठे हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हमने बनाया, हमारे मुल्क ने अडॉप्ट किया, तो हमने तमाम ऑर्गन्स को अलग-अलग रखा। यानी जुडिशरी को, ब्यूरोक्रेसी को, लेजिस्लेशन को, ये 3 सुतून थे, इन तीनों को अलग रखा। एक और दिलचस्प बात कि हमने आर्मी के भी तीनों ऑर्गन्स को अलग रखा। यानी आर्टिलरी को, फौज, ज़मीनी फौज, नेवी को और एयर फोर्स को, 3 पार्ट थे, तीनों के अलग-अलग चीफ हुआ करते हैं, और तीनों का एक-दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता, और उसके जो कमांडर इन चीफ हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ये हमारे मुल्क का कानून था, लेकिन ये सरकार उसको किसी सूरत मानना नहीं चाहती, इसलिए तीनों को क्लब करके एक चीफ डिफेंस, वो सीडीएस बनाया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो उन तीनों का सिपह-सालार होगा। ये एक नया ओहदा क्रिएट किया। ये जो बहुत बड़ा जो इसका सबब था, वो ये था कि तीनों आर्मी के ऑर्गन्स अगर अलग रहते हैं, तो जमहूरियत को ताकत मिलती है, और जमहूरियत में आर्मी के बगावत का खतरा खत्म हो जाता है, जो पाकिस्तान में हम देखते हैं।
यूनिफाइड आर्मी कमांड होने की वजह से बार बार वहां पर आर्मी जो है फौजी बगावत होती है और वो जमहूरी तरीकों से चुनी हुई सरकार को बदलते हैं और खुद हुक्मरान बन जाते हैं। पाकिस्तान में हम देखते हैं। उसको खत्म करने के लिए यहाँ ये सिस्टम रहा कि हमने तीनों फौज के ऑर्गन्स को अलग रखा। अब उन्होंने उसको यूनिफाई करके एक सीडीएस बना दिया जो एक बिल्कुल गलत नज़ीर है और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी तरीके से ये सरकार हर बात में कहती है वन नेशन वन लॉ, ये नहीं हो सकता। वन नेशन वन लॉ की हैसियत में भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 6 है, वो फेडरल स्ट्रक्चर को मुल्क के तस्लीम करता है और वो ये कहता है कि तमाम रियासतों के पास बहुत से उमूर में अपने इख्तियारात रियासती सतह पर होंगे। इसलिए कि हर रियासत की ज़बान अलग है, कल्चर अलग है, मज़ाहिब अलग हैं, सब चीज़ अलग है। लेकिन करेंसी को, डिफेंस को और फॉरेन अफेयर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इख्तियार रहेगा। बाकी चीज़ें जो एजुकेशन का स्टेटस है, लैंग्वेजेस का स्टेटस है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो सबके लिए रियासतें आज़ाद हैं कि वो अपने कवानीन बनाएँ और अपने तरीके से चलाएँ। तो वन नेशन वन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हद तक सही है, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त दे रहा है रियासतों को कि वो अपने यहाँ अपनी कल्चर, अपनी ज़बान और अपनी अक़दार के मुताबिक कवानीन बनाएँ कि उनको किस ज़बान में तालीम देनी है, उनका हेल्थ का और उनकी पुलिस कैसे चलेगी, वो भी सब। वो पुलिस हर रियासत की पुलिस आज़ाद है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इख्तियार नहीं है कि वो जाए और कहीं भी और उसके लिए देखिए ये जो चीज़ें बनाई, जैसे एनआईए बनाया। एनआईए इसलिए बनाया कि वो किसी भी स्टेट में जाके वो एक्शन करे। इससे पहले इजाज़त नहीं थी। एनआईए से पहले किसी सेंट्रल एजेंसी को इजाज़त नहीं थी कि वो किसी स्टेट में जाके कोई कानूनी कार्रवाई कर सके। अभी हाल ही में तेलंगाना ने गवर्नमेंट ने असेंबली में रिज़ोल्यूशन पास किया कि वो सेंट्रल एजेंसीज़ को अपनी स्टेट में कोई एक्शन नहीं करने देगी। तो ये जब कहते हैं वन लॉ वन नेशन तो ये चाहते हैं कि सेंटर में जो सरकार आ जाए, वो स्टेट्स में इंटरवीन करे। और ये जो फेडरल स्ट्रक्चरिंग है, जो विफाकी हमारा तर्ज़ हुकूमत है, ये उसके खिलाफ है। इसे रियासतें कबूल नहीं करेंगी। इसी तरीके से हिंदी ज़बान को नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश में अमित शाह कई बयान दे चुके हैं। उनके एक बयान पे आग लग जाती है साउथ इंडियन स्टेट्स में, जो तेलुगु और कन्नड़ और तमिल और मलयालम बोलने वाले लोग हैं, वो नहीं कबूल करना चाहते हिंदी हिंदी को। इसीलिए कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है मुल्क में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड ऑफ 33 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ये इसी ज़ुमरे में किरण रिजिजू ये कहना चाहते हैं कि जुडिशरी आज़ाद ना रहे और वो पार्लियामेंट के ज़ेर नगी आ जाए, उनके मातहत हो जाए। जिस तरीके से आर्मी को मातहत कर दिया एक सीडीएस के, इस तरह जुडिशरी को मातहत करना चाहते हैं पार्लियामेंट के। और जो चेक एंड बैलेंस की बात आपने की कि जुडिशरी अगर गलत कर रही है तो पार्लियामेंट ठीक कर रही है। शाहबानो केस में जुडिशरी में से एक गलती हुई, पार्लियामेंट ने उसको ठीक कर दिया। पार्लियामेंट अगर कोई गलती करती है तो जुडिशरी उसको ठीक कर देती है। जैसे अभी भी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून सीएए का कानून है, वो पार्लियामेंट में चैलेंज हो गया। लेकिन अगर वो इख्तियार जुडिशरी का इख्तियार हुकूमत ले ले, तो फिर आप पार्लियामेंट में का बनाया हुआ कानून कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इस तरीके से कश्मीर में 370 का जो एब्रोगेशन का कानून है, वो सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हो गया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो 10% कोटा दिया था, वो कोर्ट में चैलेंज हो गया। तो आप अगर जुडिशरी को अपने कब्जे में कर लेंगे, तो फिर ये जो चैलेंज करने वाले सिलसिले हैं, ये बंद हो जाएँगे और हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट मुतलकुल अनान हो जाएगी कि जो कानून चाहे पास कर दे, वो तो कहीं चैलेंज ही नहीं हो पाएगा। तो ये जो चेक एंड बैलेंस है 3 अलग-अलग ऑर्गन्स का, उसे ये सरकार खत्म करना चाहती है और अपने जो नज़रिया है, उसे इम्पोज़ करके मुल्क के फेडरल जो स्ट्रक्चर है, उसे तोड़ना चाहती है और इम्पोज़ करना चाहती है एक मज़हब। यानी आरएसएस का इब्तदाई नारा क्या है? हिंदी, हिंदू, हिंदू राष्ट्र। ये 3 लफ्ज़ हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदू राष्ट्र। इसे इम्पोज़ करने की जानिब ये सारे के सारे इक़दामात हैं कि एक कल्चर में उसको बता के सारे
ट्राइबल्स के कल्चर को खत्म कर दें, सारे ट्राइबल की लैंग्वेज को खत्म कर दें, सारे मजाहिब को खत्म कर दें, यानी मजाहिब भी सब वो हिंदू फोल्ड के को मानने वाले मजाहिब होके रह जाएं, जिसे आरएसएस कहता है, बार बार उसके चीफ कहते हैं कि पूजा पद्धतियां हैं, तो हम तो सब पूजा पद्धति, आप नमाज पढ़िए, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अजान दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस्लाम को अब इस्लाम तो खाली नमाज पूजा पद्धति नहीं है, इस्लाम सिर्फ तरीका इबादत नहीं है, इस्लाम एक नजरिया है, इस्लाम एक दीन है। जिस तरीके से हिंदू सनातन धर्म के बारे में कहा जाता है कि वो एक नजरिया है, वो एक पूजा पद्धति अकेले नहीं है। कौन कैसे पूजा दसियों बीसियों तरीके से हिंदुओं में पूजा की जाती है, कोई कृष्ण जी की करता है, कोई रामचंद्र जी की करता है, कोई किसी देवता की करता है, सबके तरीके भी अलग अलग हैं, हिंदुओं के अंदर अलग अलग हैं पूजा के। ऐसी जो मुसलमानों का तो पूजा का एक ही तरीका है, इबादत का एक ही तरीका है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें, ज़कात देने का मामला है, हज करने का मामला है, ये तो यूनिफाइड उम्मत है आलमी सतह की, उस नजरिए को तोड़ना चाहते हैं। जो उम्मत का कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, जो सारी दुनिया में एक उम्मत इस्लाम है, उस नजरिए को तोड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये कल्चर्स को तोड़ना, मजाहिब को तोड़ना, जबानों को तोड़ना और सबको तोड़ के एक हिंदू राष्ट्र के एम्बिट में लाना, ये इन तमाम चीजों का बैकग्राउंड है जो किरण ये बहुत आज कह रहे ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छे से आपने इलेबोरेट किया। मैंने इसीलिए आपको बीच में डिस्टर्ब भी नहीं किया। आपने ये बताया कि किस तरह से एक तानाशाही की तैयारी, उसके साथ साथ हिंदू राष्ट्र का नाम भी लिया जा सके तो उसकी तैयारी, और उसके मुख्तलिफ तरीके जो अपनाए गए हैं, जिसमें तीनों फौजों को एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तहत लाना, फिर उसके बाद एनआईए एजेंसी बनाना ताकि वो किसी भी स्टेट में जाकर के इंटरवीन कर सके, उसके बाद अदालतों को पार्लियामेंट के तहत लाना ताकि अदालत में कहीं कोई शिकायत ना जा सके। जैसे अब से पहले कई कानूनों के खिलाफ बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, हियरिंग पेंडिंग है, वहां तक भी जाने का कोई रास्ता बाकी ना बचे और फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म किया जा सके। ये और हिंदू राष्ट्र तक पहुंचाना, मुसलमानों को एक पूजा पद्धति तक महदूद कर देना, ये सारी चीजें वो हैं जिसमें एक मरकज में सारी ताकत लाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बहुत ही अच्छे से दो तीन इश्यूज को बहुत अच्छे से आपने इलेबोरेट करके रखा और ये काफी अहम चीज है जिससे क्लैरिटी लोगों के बीच में आएगी कि आखिर कहां ले जाना चाहते हैं, कहां तक पहुंच चुके हैं। अब हमारे दर्शक बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं, जब भी कोई कदम उठे आप समझ लें कि ये कौन सा कदम है और किस तरफ जा रहा है। और जिस तरह से ये मिसालें सामने दी सीडीएस की, एनआईए की और अदालतों को पार्लियामेंट के तहत लाने की, ये बहुत ही अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम रहमानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।